पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस देख चुके थे। ट्रांसवर्स वेव में फॉर्मूला क्या होता था, √T/μ होता था, बोलो यार स्ट्रिंग में। और लॉन्गिट्यूडनल का कितना होता था, √B/ρ या y/ρ। अगर गैस रहेगा तो γP/ρ या γRT/m, देखे थे ना जी। और ये ध्यान रखना है कि सॉलिड लिक्विड में लॉन्गिट्यूडनल का स्पीड ज्यादा होता है ट्रांसवर्स के रिस्पेक्ट में, बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, अर्थक्वेक में दो वेव क्रिएट होता है। अर्थक्वेक में जो वेव क्रिएट होता है ना वो सीज्मिक वेव कहलाता है, ठीक है। तो इसका दो टाइप होता है, एक होता है एस वेव और एक होता है पी वेव। तो एस वेव का वेलोसिटी इतना होता है अप्रॉक्स, और पी वेव का भी वेलोसिटी इतना होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर ज्यादा कहीं कहीं पर कम, अप्रॉक्स इतना होता है। अच्छा इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। तुम स्पीड देख करके बता सकते हो क्या कि कौन लॉन्गिट्यूडनल है और कौन ट्रांसवर्स है? बताओ तुम। जिसका स्पीड कम होगा वो कौन होगा? वो ट्रांसवर्स होगा, बोलो यार। तो ये ट्रांसवर्स वेव होता है। अरे कहीं पूछ दिया मान ले रहे कि कौन ट्रांसवर्स है कौन लॉन्गिट्यूडनल है, तो बताइएगा। ज्यादा स्पीड है इसका मतलब ये कौन होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं जी कि दो वेव रहेगा तो जिसका ज्यादा स्पीड होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये नहीं बोल रहे हैं। अगर पता है कि इस दोनों में एक लॉन्गिट्यूडनल है एक ट्रांसवर्स है तो स्पीड से पता कर लिया जा सकता है। अरे बोलो यार, ऐसे याद रखिए कि एस वेव ट्रांसवर्स वेव होता है और पी वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। केवल जान लेना है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है आपको, कल हालांकि इस पर हम क्वेश्चन करवाए हैं मगर मैं भी है जो कि पूछ सकता है। बोल रहा है कि भूकंप आया तो अर्थ के सरफेस पर कितना इंटरवल पर दो वेव आया, तो वो दिया हुआ है। मान लो कि 4 सेकेंड का इंटरवल है जो कि दिए हुए हैं, ठीक है। होगा क्या कि कहीं ना कहीं पर प्लेट टकराया होगा, तो प्लेट टकराया होगा तो यहां पर भूकंप का जनरेशन पॉइंट होगा ना जी। तो यहां से यहां पर जो डिस्टरबेंस जाएगा तो एक एस वेव के थ्रू जाएगा एक पी वेव के थ्रू जाएगा, बोलो यार। तो यहां पर पहले कौन पहुंचा होगा? पी वेव वाला पहुंचा होगा और उसके बाद कितना टाइम इंटरवल के बाद कौन पहुंचा? एस वेव पहुंचा। ये बात समझ में आ रहा है? तो पता करना है कि अर्थ सरफेस से कितना नीचे ओरिजिन पॉइंट है, किसका? अर्थक्वेक का। ऐसा सवाल दे सकता है कि तो करना कुछ नहीं, मान लीजिएगा कि अर्थ सरफेस से x किलोमीटर नीचे जनरेट हुआ होगा, बोलो यार। तो इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा ना जी। तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है तो मान लेंगे कि x नीचे ओरिजिनेट हुआ है अर्थक्वेक, या बोलिए कि यहीं पर प्लेट टकराया होगा। अर्थक्वेक आता कैसे है? प्लेट दो को टकराता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है, समझ आ रहा है कि नहीं, वो अपने बगल वाले मटेरियल को प्रोवाइड करेगा और वो बगल वाला को प्रोवाइड करेगा, तो एक वेव जनरेट होता है। तो ये समझ में आया कि x मान लिया किलोमीटर में ही, ठीक है, x किलोमीटर मान लिए, तो ये किलोमीटर है और इसको भी 4.5 किलोमीटर पर सेकंड करेगा तो किलोमीटर कट जाएगा तो सेकंड में ही आएगा, इसमें में आ रहा है ना। माइनस कितना हो जाएगा, x बाई 8.1, यही ना होगा जी। ये बराबर होगा किसके? 4 के होगा। तो यहाँ कैलकुलेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4, ये वाला जाएगा ना नीचे, 1/4.5 माइनस 1/8.1, तो उसको करिएगा तो आ जाएगा 8.1 माइनस 4.5 इंटू 8.1 इंटू 4.5
यही हो जाएगा। तो हो गया 4 इंटू 8.1 इंटू 4.5 बाई ये कितना हो गया 6 हुआ ना जी, और ये हो गया 3, यही ना होगा। इसको देख लीजिएगा करके, 9 से 4 बार में, 9 से 5 बार में, 4 से 4 बार में, तो कितना हो गया 40.5 किलोमीटर में लिए हुए थे। बोलो यार, सब ऐसा यूनिट में करते थे, ऐसा यूनिट में आता, ऐसे 1 किलोमीटर में आ गया। तो आप सुनते हैं ना कि बोलता है कि अर्थ सरफेस से इतना नीचे ओरिजिनेशन हुआ अर्थक्वेक का, तो साइंटिस्ट कैसे कैलकुलेट करता है? इसी प्रोसेस से कैलकुलेट करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कंटिन्यू मशीन लगा हुआ है जो डिटेक्ट कर लेता है कि कितना इंटरवल के बाद यहाँ पर 2 वेव आया है, तो वो डेल्टा टी को कैलकुलेट कर लेता है, डेल्टा टी के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेता है। अरे बोलो, तो इसको आंख से गुजारने का इंटेंशन क्या है कि एग्जाम में जब पूछेगा कि अर्थक्वेक का जो झटका है वो कितना इंटरवल पर नोटिस किया गया, समझ आ रहा है कि नहीं? तो आपको समझ जाना। अब यहाँ ध्यान देना जी, ये कई एक जगह पर बताया जाता है, यहाँ भी एक तरह से बताया जा रहा है, समझो कि रिपीटेशन ही हो रहा है। कभी भी पॉइंट सोर्स रहेगा, ठीक है, पॉइंट सोर्स रहेगा। मान लो कि अभी साउंड के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है ना कि इससे आर दूरी पर इंटेंसिटी जो होगा वो ऐसे करके वेरी करेगा। बोलो यार, और अगर जो क्या रहेगा सिलिंड्रिकल टाइप का रहेगा तो ऐसे ना जनरेट होगा जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ऐसा जनरेट होगा। तो इसमें आर दूरी पर इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा? तो 1/r से वेरी करेगा। ये साउंड में भी काम करता है, लाइट में भी काम करता है। बोलो यार, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी संयोग से यही फॉर्मूला चलाता है। तो हम अभी साउंड में इंटरेस्टेड है, तो वो पॉइंट सोर्स हो गया, और ये वाला जो है वो लाइन सोर्स बोलो या सिलिंड्रिकल सोर्स बोल दो। एक्चुअली ये पढ़ाना इंटेंशन नहीं है, पढ़ाना कुछ दूसरा चीज है, लेकिन एक बार खाली रिवीजन करवा दे। ये पॉइंट सोर्स हो गया। और तीसरा मान लेगा कि प्लेट टाइप का रहेगा, ठीक है, और इससे है जो कि जनरेट होगा साउंड। तो इसमें आर दूरी पर इंटेंसिटी जो होगा वो कैसे वेरी करेगा? तो आर पर पावर 0 बोले तो आई क्या होगा? कांस्टेंट। इसमें यह भी तत्काल माना गया है कि मीडियम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, रियलिटी में मीडियम भी एब्जॉर्ब करता है। बोलो यार, अभी माना गया है कि मीडियम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो इंटेंसिटी जो होता है वो ऐसे बदलता है। इसको बिना सोचे समझे पहले तलाश जाना है, इसको बताया जा सकता है कि एनर्जी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, काहे ये वाला आता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं, इसको रटे हुए रहना है। और रटना बड़ा आसान है, जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में नहीं पढ़ा जाता है, उसी टाइप का फीलिंग आपको दे रहा होगा। और ये साउंड के लिए भी वैलिड है और लाइट के लिए भी वैलिड है। बोलो यार, तो वेव ऑप्टिक्स में भी इसका चर्चा होगा, समझ में आ रहा है? तो वहां पर चर्चा नहीं करेंगे, सीधे जो कि रिजल्ट यूज करेंगे। ये फ्लैट सोर्स हो गया। तो समझिएगा, दिया हुआ है कि कोई पॉइंट सोर्स है, तो इससे 10 मीटर के दूरी पर इंटेंसिटी जो है वो 60 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इसी सोर्स से 15 मीटर के दूरी पर इंटेंसिटी कितना होगा, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट सोर्स है, जब तक नहीं बोलेगा सोर्स के बारे में तब तक क्या माना जाता है? पॉइंट सोर्स से माना जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? तो यहां दिमाग नहीं लगाना है, 1/r² से वेरी करेगा। तो I1 by I2 ये बराबर, इसको I1 I2 कर दे रहे हैं,
ये बराबर होगा किसके, इसके स्क्वायर के R2 स्क्वायर के बाई R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? I1 बाई I2 तो हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर, फिर इन्वर्स वेरी करेगा जी। तो यहां से क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 इंटू 100 बाई 225 कर लीजिएगा। तो कितना आ गया 80/3 वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? तो और भी सवाल करवाया जा सकता है, लाइन सोर्स से भी करवाया जा सकता है, ऐसे ही डील करिए। ऐसे कोई इस ढंग से भी इसको बना सकता था डायरेक्ट कि इसमें कैलकुलेट करना है तो टाइम्स वाला खेल खेलेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितना टाइम्स हो गया है, तो 15/10 माने 1.5 टाइम्स। तो ये समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी 1/1.5 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो कोई डायरेक्ट ऐसे भी डील कर सकता था 1/1.5 का स्क्वायर टाइम्स इनटू, और इन टाइम्स वाला में दिक्कत होगा तो तुम ऐसे करके डील करोगे। अरे बोलो यार, टाइम्स वाला पकड़ में आ गया तो ऐसे करोगे। यही हो गया 60/2.25, इसी को कर लीजिएगा यार। तो 25 से 9 बार में हो गया, हुआ ना जी। 25 से कर लीजिएगा इसको, 25 दूनी 50, इतना ये 3 हो गया, ये 80 हो गया, ये 80/3 हो गया। जैसे आपको करना रहेगा, क्योंकि जब भी पता रहता है हम लोग को कि किस रूल से वेरी कर रहा है, तो टाइम्स वाला खेल खेला जाता है। तो जिसमें निकालना है तो उसको फाइनल मान लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना टाइम्स हो गया, तो फाइनल बटा इनिशियल, तो 1.5 टाइम्स हो गया r, तो r हो गया 1.5 टाइम्स। तो इंटेंसिटी हो जाएगा 1/1.5 का स्क्वायर टाइम्स, तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा जितना टाइम्स हुआ इनिशियल, कर लीजिएगा, चला आएगा। ठीक है, चलो जगह कम पड़ जाएगा, लेकिन यहीं पर हम कुछ लिखते हैं। अभी हम साउंड के लिए पढ़ा रहे हैं, लाइट के लिए भी इसी ढंग से होता है। ठीक है, एक पढ़ना है आपको जी लाउडनेस, बाद में और चर्चा करेंगे लाउडनेस पर, पिच पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी तत्काल लाउडनेस पढ़ना। लाउडनेस बोले ना तो एक तरह समझिएगा भारीपन। ठीक है, ज्यादा लाउडनेस, इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, समझ आ रहा है। फिर आगे हम लोग पिच के बारे में चर्चा करेंगे, फिर लाउडनेस पिच में अंतर देखेंगे। अभी मेन इंटेंशन क्या है, तो लाउडनेस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा वो वाला। ठीक है, फिर डिफरेंस है जो कि सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे पिच पढ़ने के बाद। तो लाउडनेस का मतलब हो गया भारीपन, एनर्जी ज्यादा होना, समझ में आ रहा है। जैसे कि मच्छर वो बिन 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 जो भी है करता है, तो उसमें एनर्जी नहीं होता है, थोड़ा सा इरिटेटिंग टाइप का होता है, इंटेंस टाइप का होता है, लेकिन उसमें एनर्जी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन वही है जो कि शेर गरजता है, तो इरिटेटिंग टाइप का नहीं लगेगा, एक चुभने टाइप का नहीं लगेगा, लेकिन उसमें एनर्जी ज्यादा। तुम सुनते होगे कि महिला बोल बोल के प्रश्टिया देती है, तो उसके आवाज में लाउडनेस नहीं होता है, लेकिन पिच ज्यादा होता है। हालांकि उसका एक पॉजिटिव चीज भी है, बाद में देखेंगे हम लोग। हाँ, जब पिच पढ़ेंगे तो बताएंगे कि अच्छा से बोलती है तो सुनना भी पसंद करते हैं। लाउडनेस का अभी तत्काल क्या फीलिंग रखना है आपको कि ज्यादा लाउड है, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी वाला आवाज है जो कि आ रहा है। बस अभी तत्काल इतने से मतलब रखना है, फिर पिच का जब करेंगे ना तो उसको चर्चा करेंगे। तो लाउडनेस का फॉर्मूला क्या बनाया गया है, L का वैल्यू 10 log, एमबीएस में 10 है, I/I0। ठीक है, जहां पे I0 का वैल्यू जो है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है, और ये I क्या है, तो जिस इंटेंसिटी पर आप लाउडनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, समझा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है जी, मैथमेटिकल तो है ही है, मतलब इसको डिराइव नहीं किया गया है, समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब 2 ×
साइकोलॉजिस्ट था ना, वो सुन सुन के एक अंदाज से है जो कि इसको बनाया गया है। तो आपको बस केवल क्या करना है कि याद कर लेना है कि लाउडनेस का वैल्यू कितना होता है, 10 log I बाई आई नॉट। जहां आई नॉट का वैल्यू आपको याद रखना हो, डाटा दिएगा नहीं, ठीक है। और जब आई इंटेंसिटी रहेगा तो कितना लाउडनेस होगा कैलकुलेट करने रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। या रेयर केस में कभी लाउडनेस दे कर करके इंटेंसिटी भी पूछ सकता है, बोलो यार। तो डील होगा। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है क्या कि पूछ का है नहीं रहा है, लेकिन तब पूछेगा जरूर। एक इंटेंसिटी दे करके लाउडनेस बहुत बार पूछा गया, समझ आ रहा है। अब हो सकता है कि ऐसा करेगा कि इस इंटेंसिटी पर इतना लाउडनेस है तो इस इंटेंसिटी पर कितना लाउडनेस होगा, या दो इंटेंसिटी दे देगा तो बोलेगा लाउडनेस में गैप क्या होगा। तो एक में का तो ये है कि एक इंटेंसिटी रख कर करके कैलकुलेट करो L1 को, फिर दूसरा इंटेंसिटी रख कर करके कैलकुलेट करो L2 को, और फिर L2 माइनस L1 करोगे। अरे बोलो यार, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट जो आएगा उसको याद रखना कि L2 माइनस L1 ये बराबर होगा 10 log बेस में 10 है, ठीक है, I2 बाई I1। ये ध्यान रखिएगा। तो इससे क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसको एकदम रटे हुए रहिएगा। समझ में आ रहा है कि दो इंटेंसिटी देकर करके लाउडनेस का बात करेगा या लाउडनेस के डिफरेंस का बात करेगा, तो ये वाला नहीं लगाइएगा, वो वाला लगाइएगा। ये भी लगा के बनाया जा सकता है, लेकिन इसको दो बार ना होगा जी, और उसको एक के बार डील कर लोगे। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और इसका यूज क्या है वो हम बता रहे हैं। अच्छा, ये इसको बोलने का मतलब ही है जी कि I1 बाई I2 ये बराबर होगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है? इसको बोलने का मतलब ही है क्या कि I1 बाई I2 ये किसके बराबर होगा, R2 बाई R1 का। इसमें तो I है जो कि कांस्टेंट ही रहेगा। समझ आ रहा है ना? तो कुछ एग्जांपल से पूछ लो तो क्लियर हो जाएगा। हम इसका इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो आओगी, ठीक है। दिया हुआ है कि इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट इज 4 into 10 to the power minus 11 watt per meter square, ठीक है। Find loudness at that point, ठीक है। चलिए इसको डील करते हैं। तो आपको इंटेंसिटी दिया करके लाउडनेस के बारे में पूछ रहा है, तो L2 माइनस L1 लगाओगे नहीं तो यही वाला लगा लोगे। तो लाउडनेस का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तुम? टेन लॉग, अब बेस में 10 है, ये सब आ रहा है ना। आई कितना होगा 4 into 10 to the power minus 11 by I naught 10 to the power minus 12। कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 log बेस में 10 है, और ये समझ में आ रहा है कि ऊपर जाएगा तो 40 ना हो जाएगा। तो 40 बोले तो चलो यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा log 4 into log 4 into 10 है ना, तो log 4 5 log 10, तो log 4 का वैल्यू कितना होगा 0.6 और log 10 का वैल्यू 1। अन्ना याद है तो मुंह लटकाओ आप, ये कितना आ गया 16 आ गया। कोई दिक्कत लग रहा है? और ये याद रखिएगा कि लाउडनेस का जो यूनिट होता है ना वो डेसिबल होता है, उसको डीबी से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि कोई पॉइंट सोर्स है, मत कर नहीं करेगा,
दूरी पर जो लाउडनेस होगा उसका डिफरेंस क्या होगा। तो जैसे डिफरेंस का बात किया, समझ आ रहा है कि नहीं, तो आप ये वाला यूज करिएगा। बोलो यार, इसको घेर कर हट जाइएगा जी, एकदम आएगा जरूर, आएगा तो मजा आ जाएगा। खाली फॉर्मूला याद रख लेगा, काम कर जाएगा। तो क्या करिएगा बताइए तू, L2 बाई L1, किसी को L2 ले लीजिएगा, किसी को भी L1 ले सकते हैं, लेकिन ऐसे आप लोग कॉमन सेंस से सोचेंगे कि ज्यादा दूर रहेगा तो लाउडनेस कम ना हो जाएगा जी। बोलो यार, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ वाला को क्या मान लेंगे, L2 मान, ज्यादा इसको मान लेंगे, कम इसको मान लेंगे। बोलो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, L2 माइनस L1 ये बराबर किसके हो जाएगा, 10 log, बात को समझना, I2 बाई I1 ये तो होगा। बोलो यार, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, समझना जी, L2 यहां का माने हो, L1 यहां का माने हो, तो लिख दिए ये बराबर होगा किसके, तो 10 log, जिसको यहाँ L2 के बारे में सोचे हो उसी का इंटेंसिटी यहाँ पर वैसे में आ रहा है ना जी, तो इसको 2 बोल दिए, तो इसी जगह का इंटेंसिटी को तुम क्या बोलोगे, I2 बोलोगे। बोलो यार, यहाँ पर L1 बोले हो तो यहाँ की इंटेंसिटी बराबर मानोगे ना जी, तो I2 बाई I1 है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, देख लो, इसको तुम 2 बोले हो तो इसका डिस्टेंस भी R2 ये कहलाएगा, तो I2 बाई I1 हो जाएगा R1, तो R1 ये ना हो जाएगा। बोलो जी, क्या दिक्कत लग रहा है क्या, तो यहां से कितना हो गया 10, ये समझ आ रहा है क्या, स्क्वायर जो होगा वो भरा और तो आगे आ जाएगा। अरे 45 बाई 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर आगे ना हो गया जी, अब 45 बाई 15 हो गया 3, अलॉग 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47। बोलो जी, तो यहां से कितना आ गया है 0.94, बोले तो 9.4 डेसिबल, इतना का गैप होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, देख लो, क्योंकि तुम लोग मेडिकल में ना पता नहीं कहां गलती कर सकते। हमको नहीं मानना है इसको L2, हमको इसको मानना है L2, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तुम कर करके देखो। अरे बोलो यार, तो इसको अगर तुम L2 बोलते तो ये समझ में आ रहा है कि इसी जगह की इंटेंसिटी को I2 भी बोलना पड़ता, और इसको तुम क्या बोलते, R2 बोलते। बोलो यार, तो ये वाला I1 हुआ था, L1 हुआ था, ये R1 हुआ था, अब तुम फॉर्मूला लगा के देखना L2 माइनस L1, समझ आ रहा है, करके देखोगे तो हो सकता है कि माइनस में आएगा, माइनस बताएगा कि इसका मतलब जो तुम कैलकुलेट किए हो वो कम माइनस ज्यादा हो गया, तो आपको डिफरेंस पूछ रहा है तो ज्यादा माइनस कम नहीं करोगे। अरे 5 और 7 का डिफरेंस भी 2 है, 7 और 5 का भी डिफरेंस 2 ये है। जब तक ये नहीं बोल दे कि दिस माइनस दिस, तब तक हम लोग साइन के बारे में नहीं सोचते हैं। डिफरेंस हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। नहीं बात समझ में आ रही है? कुछ बोल दिया ऐसा लग रहा है क्या? अरे बड़ा आसान है, बच्चा टाइप का है यार, याद करिएगा, बना लीजिएगा, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, अगर जो ये वाला प्लेन सोर्स रहता तो ये समझ में आ रहा है कि जितना इंटेंसिटी यहाँ होता उतना ही इंटेंसिटी यहाँ होता, तो इंटेंसिटी बराबर हो जाता, तो 1 हो जाता, तो 0 हो जाता, इसका मतलब लाउडनेस सब जगह पर सेम रहता। कोई दिक्कत लग रहा है? बस ये ध्यान रखना बउआ कि जिसको 2 बोलोगे उसी का इंटेंसिटी यहाँ पर होगा, जिसको 1 बोलोगे उसका इंटेंसिटी यहाँ पर होगा। समझ आ रहा है? उसमें इधर उधर होगा, मान लो किसी का लाउडनेस कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो फंस नहीं जाना। कोई दिक्कत लग रहा है? जैसे कि आपको एक सवाल दिया कि इस जगह पर इंटेंसिटी जो है कुछ भी दे रहा है, चलो नहीं
यहाँ I1 इंटेंसिटी है और इस जगह पर I2 इंटेंसिटी, ठीक है। और यहां पर लाउडनेस जो दिया है वो 20 डेसिबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर लाउडनेस है जो कि आपको कैलकुलेट करना है और ये दिए हुए है कि I1 बाई I2 का जो वैल्यू है वो कुछ भी 100 है, ठीक है। तो इसका लाउडनेस कैलकुलेट करना है। ये नहीं लग रहा है कि दो जगह का बात कर रहा है, तो ये वाला लगाएंगे कि वो वाला लगाएंगे, वो वाला लगाएंगे। तो इसमें L2 इसको मानना है कि इसको मानना है, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जिसको मानोगे उसी का इंटेंसिटी उस नाम से होगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? यहाँ पर क्या है कि चर्चा कर दिया है कि ये 2 है या 1 है, तो बेहतर है कि इसी को L2 मान ले। ऐसे इसको भी कोई मान लेगा L2, तो ये समय इसको L2 मानोगे तो ये लिखा हुआ भले है I1, लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये I2 हो जाएगा। बोलो, तो गड़बड़ नहीं हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग जानबूझ करके इसको क्या मान लेंगे? L2 मान लेंगे। अरे बोलो जी। और इस रिजल्ट से कुछ और भी हम आपको दिखाना है, इसलिए क्वेश्चन दिए। तो कितना हो जाएगा देखो, तो L2 माइनस L1, तो ये वाला हो जाएगा L1 20। बोलो यार, तो ये हो जाएगा 10 log कितना हो जाएगा I2, तो इसको L2 बोलो तो यही वाला होगा I2। बोलो जी, तो यहां तो दे दिया है I2, तो यहां पर लिखोगे तुम कितना I2 बाई I1। तो इसको कर लीजिएगा यार, तो हो जाएगा 10 log बेस में 10 है I2 बाई I1। यहाँ I1 बाई I2 ने दिया है जी, तो I2 बाई I1 कितना हो जाएगा? 1 बाई 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10, आइए हो जाएगा 10 टू दी पावर 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 पर -2, तो -2 आगे आ जाएगा, आएगा ना। तो log 10 बचेगा तो 1 हो जाएगा। ये हो गया कितना -20 हुआ ना। तो यहाँ से L2 का वैल्यू कितना हो गया, उसको उधर फेंकिएगा। ले डाटा ही ऐसा आ गया, नहीं डाटा कुछ अलग देना चाहिए था। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। तो L2 का वैल्यू कितना आ गया? 0। इसका मतलब उस जगह पर लाउडनेस है जो कि 0 डेसिबल होगा। 0 डेसिबल भी हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं होगा। अरे हम बस ये बताना चाह रहे हैं, पता नहीं काहे हम अटके हुए हैं इस पे। बस ये बताना चाह रहे हैं कि इसको ध्यान रखना, क्योंकि बच्चा क्या होता है ना कि किसी को L2 मान लिया, किसी को L1 मान लिया, यहाँ इंटेंसिटी में करोगे इधर उधर करोगे तो गड़बड़ा जाएगा। समझा रहा? जैसे ही तुमको इसको इधर उधर करने में दिक्कत होगा, तो मतलब -20 की जगह पर आ जाता है कितना, +20 आता है, या से 20 चला जाता है, 40 हो जाता है। और वो ऑप्शन में है जो कि दे देगा। तो जिसका यहाँ लिखिएगा उसी को यहाँ पर लिखिएगा। वो तो हर फॉर्मूले में चलता है कि जहाँ 2 और 1 रहता है ना, तो हर 2 है जो कि रिलेटेड है और हर 1 है जो कि रिलेटेड है। बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, यहाँ एक चीज था तो समझिएगा, इस फॉर्मूला से या इसी फॉर्मूला से आप समझिए, इंटेंसिटी अगर यहां पर I2 जो है वो 10 टाइम्स है I1 के, तो यहां पर क्या होगा, 10 I1 होगा तो कट करके 10 होगा तो 1 होगा तो ये 10 हो जाएगा। और अगर I2 जो है वो 100 टाइम्स होगा तो यहां पर 100 आएगा, तो इसका वैल्यू 2 ना होगा जी, तो ओवरऑल 20 हो जाएगा। तो क्या देखें कि लाउडनेस में डिफरेंस जो है वो 10 से 20 हुआ, तो इंटेंसिटी में 10 टाइम्स से 100 टाइम्स हो गया। ये क्या बता रहा है कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगा तो लाउडनेस कम से बढ़ेगा। ये इसका कहानी नहीं है, कभी भी समथिंग इक्वल टू लॉग कुछ देगा ना लॉग के अंदर में, तो
इसका मतलब आपको समझ जाना है कि लॉग का अंदर वाला बहुत से जब बढ़ेगा तब लॉग का बाहर है जो कि कम से बढ़ेगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी है। ई पर पावर वाला क्या प्रॉपर्टी है कि ई पर जो पावर है वो थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ओवरऑल बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगा। नई बात समझ में आया? हो सकता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि इंटेंसिटी को कुछ अमाउंट में चेंज किया गया तो बताइए लाउडनेस उससे ज्यादा अमाउंट में चेंज होगा या उससे कम अमाउंट में चेंज होगा? तो लाउडनेस जो है वो कम अमाउंट में चेंज होगा। लॉग के अंदर जो भी है वो ज्यादा से चेंज होगा, ये वाला कम से चेंज होगा। लॉग ई पर पावर x या 10 टू द पावर x वाला जो होता है वो उल्टा होता है। तो ई पर पावर x वाला में क्या है कि x थोड़ा सा भी चेंज होगा तो ई पर पावर x ओवरऑल ज्यादा से चेंज होगा। और log x में x ज्यादा से चेंज होगा तो ये वाला क्या है? कम से चेंज होगा। बोलो जी। तो ये ध्यान रखिएगा। जनरली क्या होता है कि ई पर पावर x और माइनस x ही पढ़ना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बच्चा को ध्यान रहता है कि x थोड़ा सा चेंज करेगा तो ई पर पावर x बहुत से चेंज करेगा, ई पर पावर माइनस x बहुत से चेंज करेगा। लेकिन लॉग वाला जनरली नहीं जानता है वो। तो ध्यान रखिएगा। क्या बताना चाहे यहां से समझ में आया कि लाउडनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इंटेंसिटी को बहुत से आप चेंज करिएगा तब है जो कि लाउडनेस है जो कि उच्च से चेंज होगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखिए। और इसी बहाने एक चीज हम ये भी बता दिए कि कभी भी जी मान लो कि कोई चीज वैरी कर रहा है लॉग टी पर, जहां टी टेम्परेचर है, ठीक है, और कोई दूसरा चीज है जो वैरी कर रहा है टेम्परेचर पर, कैसे? तो ई पर पावर टी से या ई पर पावर माइनस टी से। तो आपको बोल सकता है कौन टेम्परेचर के हिसाब से ज्यादा सेंसिटिव है। ज्यादा सेंसिटिव का मतलब टेम्परेचर में थोड़ा भी चेंज करोगे तो ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो कौन वाला ज्यादा सेंसिटिव होगा? लॉग वाला कि ई पर पावर वाला? ई पर पावर वाला। बात समझ में आया? बोलो जी। तो मैथमेटिकल चीज है ये सब, हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। तो आएगा समझ में आया, खाली फॉर्मूला पुट करना है। तो बस यही बता रहे कि एक इंटेंसिटी देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला मारिएगा। दो इंटेंसिटी देने का चांस कम देगा तो फॉर्मूला मारिएगा, लेकिन देने का चांस कम है वो क्या करेगा कि दो डिस्टेंस देना प्रीफर करेगा किसी से। तो ये ध्यान रखना है कि इंटेंसिटी का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो से रिलेटेड ना होता है। समझ में आया? बोलो यार। और 2 और 1 का हमेशा ध्यान रखोगे। जिसके लाउडनेस को 2 बोलोगे उसी के इंटेंसिटी को I2 बोलोगे, उसी के डिस्टेंस को I2 बोलोगे। ये बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम बोल दे रहे हैं एक बार। समझ में आ रहा है? वो तो हर जगह पर है। फॉर्मूला पढ़ोगे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि V2 माइनस V1 यह बराबर होगा -2 के लैम्डा ln R2 बाई R1। तो खुद ब खुद बोल दिया कि जिसका V2 माने उसी के डिस्टेंस को R2 मानिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसमें हर कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक बच्चा को गलती ऐसे करते देखे हैं। एक बच्चा नहीं, बहुत सारे को गलती करते देखे। इसलिए क्या है ना कि यहाँ पर क्या है कि बार बार हम उसको बोलते हैं कि कहीं तुम लोग गलती नहीं कर दो, क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें या इसमें अरेंजमेंट का माने अरेंजमेंट उल्टा होगा कि ऑप्शन जो गलती से आएगा ना एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। समझ आ रहा? ऑप्शन मैच कर जाने के बाद आदमी को खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। नहीं मैच करता समझो दोबारा मौका तुमको दे दिया, मैच कर गया तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक ठीक है, ओके उतारो। एनर्जी प्रोपेगेशन के व्यू से वेव को दो पार्ट में बांटा गया था। एक क्या था? प्रोग्रेसिव वेव, जिसमें एनर्जी थ्रू आउट है जो कि फ्लो करता है, और एक होता है स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो इस दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है ये प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग जब दोनों पढ़ लोगे ना तब बताया जा सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम पूरा प्रोग्रेसिव का फीलिंग नहीं दे रहे हैं, बस इतना ही बताना चाह रहे हैं कि आप
कैसे पता करिएगा कि वेव प्रोग्रेसिव है या स्टैंडिंग है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रेसिव वेव में आपके सिलेबस में जो पढ़ना है उसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होगा। हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि ये मीडियम है तो यहां का जो पार्टिकल होगा तो स्टेम करेगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, और यहाँ का पार्टिकल स्टेम करेगा तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ का जो पार्टिकल स्टेम करेगा उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से उतना ही दूरी पर होगा हमेशा, लेकिन जो एम्पलीट्यूड होगा हर पार्टिकल का वो क्या होगा? सेम होगा। ये याद रखना, ठीक है। दूसरा, प्रोग्रेसिव वेव है ये पता कैसे चलेगा? तो एक चीज ध्यान रखना कि एक ही साइन या कॉस के अंदर में t वाला भी फंक्शन होगा और x वाला भी फंक्शन होगा। जब स्टैंडिंग पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि साइन या कॉस के अंदर केवल x का रहेगा और फिर दूसरे साइन और कॉस के अंदर में केवल t वाला रहेगा, तब वो स्टैंडिंग होता है। तो उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी प्रोग्रेसिव वेव है कि नहीं, तो सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि एक साइन और कॉस के अंदर में ही t वाला भी फंक्शन रहेगा और x वाला फंक्शन रहेगा या y वाला फंक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है जो कि फिक्स होगा चाहे जितना हो। बोलो यार। तो प्रोग्रेसिव वेव का ये इक्वेशन होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्टैंडिंग वेव का क्या होगा वो आगे हम लोग देखेंगे। अब एक चीज समझिएगा जी, मान लीजिए कि यहां से यहां तक में वेव है, ठीक है, मैंने डिस्टरबेंस है, तो सब पार्टिकल किसी पार्टिकुलर टाइम पर अपने मीन पोजीशन से उतनी दूरी पर होगा कि अलग अलग दूरी पर होगा? अलग अलग दूरी पर होगा, सब इंडिपेंडेंटली ना कर रहा है। तो सब पार्टिकल को आप देख रहे हैं, ठीक है, कि कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर है, कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर है, कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर है। अब वो एस्टेम चाहे ऐसे करे चाहे ऐसे करे, मीन पोजीशन से अलग अलग दूरी पर होगा कि नहीं होगा? बोलो यार, किसी पार्टिकुलर टाइम में। तो मान लो कि तुम देख रहे हो सबको कि सब अपने मीन पोजीशन से यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, और तुम एक फोटो खींचते हो, तो फोटो जिस समय खिंचाएगा उस समय तो टाइम सबके लिए सेम होगा। तो उस टाइम में हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से एक ही दूरी पर रहेगा कि अलग अलग दूरी पर रहेगा? अलग अलग दूरी पर रहेगा। तो ये वाला जो डायग्राम बनाया गया है ना, इसमें तुम बहुत सारे पार्टिकल को देख रहे हो और टाइम को रोक दिए, तो क्या देखोगे कि इस जगह का पार्टिकल, देखो यहाँ x है ना जी, तो इसमें मीडियम का पार्टिकल को देखा जा रहा है, तो इस जगह का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर था। बोलो यार, इस जगह का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर था, इस जगह का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर था, इस जगह का पार्टिकल इतना दूरी पर था, इस जगह का पार्टिकल उस समय अपने मीन पोजीशन पर था। बोलो यार, इस जगह का जो पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर था। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, ये प्रोग्रेसिव है तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ देर के बाद ये वाला ऊपर जाएगा, ये थोड़ा नीचे आएगा। अरे जिस समय फोटो खींचा गया उस समय ये वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी पर है और ये वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर है, लेकिन कांस्टेंटली उतनी रह जाएगा। जैसे टाइम बदलेगा ये समझ में आ रहा है कि ये वाला ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बोलो यार। तो क्या होगा वो हम आगे बताएंगे। तो ये देख करके क्या फीलिंग आएगा आपको जब xi और x का ग्राफ देगा, तो ये समझ जाना है कि t सबके लिए एक माना गया है। और कैसे 10 वो आदमी है, तो एक क्या है कि ऊपर उछला और एक क्या है कि पहले उछल चुका होगा तो नीचे मान लिया गिर रहा होगा, एक है जो कि खड़ा होगा। तो फोटो खींचोगे तो जो ऊपर उछला हुआ है वो कंटिन्यूअसली ऊपर उछला हुआ रह जाएगा, फोटो में ना आया हो उछला हुआ जी। जैसे टाइम बदलेगा तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? वही कहानी यहाँ पर है। यहाँ पर टाइम का चर्चा किया है क्या? देखो तो नहीं, तो आपको समझ जाना है कि टाइम सबके लिए एक है। तो क्या देखा गया कि किसी पार्टिकुलर टाइम में अलग अलग पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से दूरी अलग अलग होगा। बोलो यार। अच्छा, एक भ्रम और बच्चा को हो जाता है कि मीडियम का पार्टिकल तो
इस पर है x पर, बोलो यार, और सर है जो कि मीन पोजीशन से दूरी इतना 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 ऐसे करके दिखाए हैं, तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्स वेव है। नहीं, बात समझिएगा, ये एक्स आई जो है वो इंडिकेशन है मीन पोजीशन से दूरी का। हो सकता है कि वेव लॉन्गिट्यूडिनल होगा तो यहां वाला अपने मीन पोजीशन से कुछ दूरी पर होगा ना जी, लेकिन ग्राफ जब भी बनाइएगा तो ग्राफ बनाइएगा तो एक्स आई यहां पर लिखिएगा तो मीन पोजीशन से दूरी उधर ना शो करिएगा। इस पर हम बहुत चर्चा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि पहले भी हम लेवल 1 के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते थे तो ये फीलिंग करवाने लगता है, पता हम ही फ्रस्ट्रेट पाते थे। ठीक है, तो आपको टू द पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं कि ग्राफ ऐसे देख कर करके आप लॉन्गिट्यूडिनल है कि ट्रांसवर्स है, आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। वेव एक्स एक्सिस के अलाउंग चल रहा है तो पार्टिकल ऑसिलेट किधर कर रहा है, यहां लिखा हुआ है बाई। अगर यहां बाई लिखता तो साफ पता था कि वेव एक्स एक्सिस पर चल रहा है, अब पार्टिकल है जो कि बाई एक्सिस के अबाउट में है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। बोलो यार, या बाई एक्सिस के पैरेलल ऑसिलेट कर रहा है, तब ट्रांसवर्स होता है। यहां एक्स आई देने का मतलब है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स दोनों के लिए लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा कि मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर का मान लो दूरी पर रहेगा। ग्राफ तुमको बनाना है जिसमें दूरी यहां इंडिकेट की हो, तो ग्राफ ऐसे ना बनेगा जी। नहीं समझ में आ रहा है? ये बार-बार क्यों बोल रहे कि बच्चा को ये दिमाग में बैठा हुआ था, अच्छा बच्चा को कि ऐसे देख लेगा ना वो समझ जाता है कि वेव कौन है, ट्रांसवर्स। समझ में आया कि नहीं? तो वो नहीं है बात। बोलो यार, ये केवल बता रहा है कि यहां का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से इतना दूरी पर है, इधर है, ये नहीं बता रहा है, इधर में हो सकता है। यहां बाई लिख देता तब होता कि मीन पोजीशन से इतना दूरी पर है बाई की तरफ, तब वो ट्रांसवर्स होता है। बात समझ में आया? इसीलिए सूर्य में हम ये चर्चा किए थे कि एक नया टर्म एक्स आई लेकर के चलेंगे, अथवा बाई लिखना स्टार्ट करेंगे ना वो भ्रम क्रिएट करने लगेगा। समझ में आया? बोलेगा कि यहाँ का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना दूरी पर है, तो दूरी यही ना मीन पोजीशन से जी, तो यही वाला कैलकुलेट करो तुम लेकिन वो लेंथ इधर का ऑसिलेशन है कि इधर का ऑसिलेशन है, तुम नहीं बता सकते हो। नहीं समझ में आया? बोलो यार, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर आप भी का ग्राफ बनाते हो तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर है, तो ये बताएगा ना कि इतना काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का ऐसा शेप है। समझ में आ रहा? ग्राफ केवल इंडिकेट ना करता है जी। कोई दिक्कत लग रहा है तो नहीं भी कुछ समझ में आए, सबसे पहले तुम दिमाग में एक चीज सेट करना ना कि ग्राफ ऐसे ऐसे देख करके तुम ट्रांसवर्स वेव नहीं बोलने लगना। अरे बात समझ में आया? वेव ऐसे थोड़ी चल रहा है, वेव तो ऐसे चल रहा है। अब पार्टिकल भी ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहा है, पार्टिकल तो ये वाला ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये वाला पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये समझ में आ रहा है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल है, ढेर सारे पार्टिकल को देख रहे हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पर। ये सब नहीं भी समझोगे तो कोई बात नहीं, तुम सीधे एक पॉइंट याद रखना, एक्स आई और एक्स देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर ये बना हुआ होगा ग्राफ जिसमें टाइम फिक्स होगा। बोलो यार, और जब तक यहां बाई नहीं दे देगा, जेड नहीं दे देगा, तब तक तुम ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल का बात नहीं कर सकते हो। कोई दिक्कत लग रहा है? हर बनाना नहीं, वेव में थोड़ा सा थ्योरेटिकल कांसेप्ट होता है, नहीं भी जानोगे तो न्यूमेरिकल बन जाए, वो तो हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करो ताकि फीलिंग रहे। और ये ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है, एक्स आई और टी। ये क्या बोल रहा है कि टाइम बदलेगा, उसके हिसाब से पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कितना दूरी पर रहेगा ये देखा जा रहा है। बोलो यार, इसमें एक्स का चर्चा किया है कहीं पर? नहीं। तो इसका मतलब क्या है ना कि टाइम बदल रहा है और पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से दूरी भी बदल रहा है। तो किस पार्टिकल को देखा जा रहा है? तो किसी पार्टिकुलर को तुम पकड़ लिए। माने अब ऐसे समझो कि तुम यहां पर ढेर सारा पार्टिकल है, तो तुम सबको अब नहीं देखना स्टार्ट किया, किसी एक पार्टिकल को पकड़ लिए तुम, और टाइम के
के हिसाब से उसका मीन पोजीशन से कितना दूरी है, ऐसे ऑसिलेट करे चाहे ऐसे ऑसिलेट करे। अब केवल एक पार्टिकल को देख रहे हो इसमें, इसमें क्या है पकड़ा देगा कैसे तुमसे, एक्स आई और एक्स है, तो एक्स का मतलब वो वेव जिधर चल रहा है तो ढेर सारा पार्टिकल है जिसका तुम अपने मीन पोजीशन से दूरी को है जो कि देखने का प्रयास कर रहे हो किसी पार्टिकुलर टाइम में। समझा, यहाँ टाइम बदल नहीं रहा है, इसमें क्या है कि टाइम है जो कि बदल रहा है, अब पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से दूरी भी नहीं बदल रहा है। बोलो यार, तो ये वाला किसी पार्टिकुलर पार्टिकल को आप देख रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर कभी यहां देखते कभी यहां देखते कभी यहां देखते, तो ये टाइम ना है जी। बोलो यार, तो किसी पार्टिकुलर पार्टिकल को आप पकड़े हुए और टाइम बदल रहा है, तो इसका अपने मीन पोजीशन से दूरी है जो कि देख रहे हैं, तो ग्राफ तो ऐसे ना बनेगा। ग्राफ बहुत तुमको नहीं फील करवाया जा सकता है, अदरवाइज उलझ जाओगे। लेवल 1 वाले को बोल रहे हैं, तो ग्राफ देगा अगर तो आपको रटा हुआ रहना चाहिए कि एक्स आई और एक्स है, टी का चर्चा नहीं ना किया, इसका मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पर है जो कि ग्राफ दिया हुआ है। मैं समझ लो कि वो फोटो खींच लिया, तो ये समझ आ रहा है कि फोटो जो भी खिंचाता है, तो जो भी तुमको फोटो में दिख रहा होगा वो किसी पार्टिकुलर टाइम के बारे में बता रहा है। बोलो यार, तो ये फोटो खींचा हुआ टाइप का है एक तरह से। और ये वाला क्या है, तो किसी पार्टिकुलर पार्टिकल को देख करके तुम समझो कि वीडियो बना रहे हो किसी पार्टिकुलर को, इसमें एक्स का चर्चा नहीं ना है जी। मतलब क्या हुआ, किसी पार्टिकुलर पार्टिकल को देख कर करके उसका मीन पोजीशन से कितना दूरी होगा ना, उसके हिसाब से ग्राफ बनाया गया है। ये वाला ग्राफ आता है, हो सकता है कि पूछे इसलिए बता रहे। समझ में आया तो ठीक, नहीं भी समझ में आया तो कोई बहुत भारी बात नहीं, क्योंकि बिना समझे भी क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि ये ट्रांसवर्स वेव नहीं है, ये वाला ट्रांसवर्स वेव है, ये भी ट्रांसवर्स वेव है। बोलो यार, अच्छा ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें यहाँ पर बाई लिख देगा, पहले बात समझना, इसमें अगर यहाँ बाई लिख देगा मीन पोजीशन से दूरी को, तो ये तो पता चल गया कि पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से दूर होता है बाई एक्सिस के पैरेलल, लेकिन ये वेव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, तुमको दिख रहा है यहाँ पर नहीं चल रहा है, इसमें भी तुम नहीं बता सकते हो। समझ में आया, इसमें बता सकते थे तुम कि वेव एक्स पर है पार्टिकल ऐसे है, तो अगर यहाँ बाई रहेगा तो ट्रांसवर्स होगा। बोलो, लेवल 1 वाला को क्या होता है कि कंसेप्चुअली पढ़ाने बड़ा दिक्कत आता है जी। क्यों? क्योंकि डर ये लगता है कि मेन चीज ही तुम नहीं सीख पाओगे, आप ये सब चीज में उलझ करके रह जाओगे, पता चला कि जो तुम्हारे लेवल का सवाल है वो नहीं बन रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बस यही ध्यान रखना है कि एक्स आई और एक्स लेंथ ना है जी, एक्स क्या है, लेंथ है, तो सेम चीज जब भी रिपीट करना स्टार्ट करेगा ना, तो उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस तुम देखना। जैसे कि ये देखो यहाँ पर है अपने मीन पोजीशन पर, समझ में आ रहा है, अपने मीन पोजीशन पर है, कैसे, क्योंकि एक्स आई का वैल्यू 0 नहीं है यहाँ पर, ये भी है अपने मीन पोजीशन पर, लेकिन ये दोनों में अंतर है। देख लो, स्टेप रिपीट नहीं हो रहा है, फिर आगे कहानी सुनाएंगे। तो इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, नहीं लग रहा है कि जैसे यहाँ था वैसे यहाँ से फिर से हुआ। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, हालांकि बात तो बोला जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल हुज फेज इज सेम, लेकिन अभी तत्काल तुम डायग्राम से ही समझो। तो इसको लैम्डा बोलोगे कब, जब यहाँ x लिखा हुआ रहेगा तब, ठीक है। या ऐसे भी कोई सोच सकता है, किसी भी जगह को तुम देख सकते हो, इस जगह को तुम देख लो, तो यहां से ऐसे हुआ तो नहीं लग रहा है कि ये वाले पार्टिकल को पकड़ोगे तो एकदम डिट्टो फिर वही कहानी होगा। तो ये भी जो है वो क्या है, लैम्डा के ही बराबर है। समझ आ रहा है? या ये हाईएस्ट पॉइंट है, अब फिर से जो हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट वाला देखना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है बच्चा को, कि ये वो हाईएस्ट दिखा ना, अब फिर दूसरा हाईएस्ट को देखो, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, लैम्डा ही होगा। बात समझ में आ रहा होगा? कब, जब यहाँ x देगा तब। तुमको कंसेप्ट बहुत हम नहीं सिखा रहे हैं, तुमको रटवा रहे हैं कि यहाँ x रहेगा तब जो मैक्सिमम से मैक्सिमम का बीच का डिस्टेंस है, या मिनिमम से मिनिमम का डिस्टेंस होता, या रिपीटेड वाला बताया ना, तो उसके बीच का मिनिमम दूरी जो होगा वो लैम्डा होगा।
ठीक है। अब बाकी बताया जाता है कि इस दो पार्टिकल का फेज सेम है, तो फेज का चर्चा हम आगे करते हैं, ठीक है। अभी देख करके करना है, पता क्या। और अगर x, i और t का ग्राफ देगा तब वही वाला घटना यहां होगा कि जब से रिपीट करता हुआ दिखेगा ना डिट्टो, बोलो यार, तो उसको पकड़ लेना और वो वाला जो है वो टाइम पीरियड के बराबर होगा। जैसे यहां और यहां पर से नहीं लग रहा है कि फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा, ये जो लेंथ होगा, ये समझ में आया कि लेंथ नहीं है, यहां पर जो रहेगा वो ना है जी टाइम है, तो वो टाइम पीरियड बताएगा। और भी किसी ढंग से कर सकते थे, यहां का और यहां का, देखिए ना, इसके बाद जैसे है फिर वैसे ही ना है जी। इसको फेज से समझाया जाता है, लेकिन फेज से समझाएगा तो प्रश्न आ जाएगा, तुम तो पहले डायग्राम में देख करके पकड़ने का प्रयास करना। ये वाला क्या होगा, एक टाइम पीरियड के बराबर होगा, समझ आ रहा है। तो जितना टाइम इंटरवल के बाद एकदम वैसा ही रिपीट होने लगे ग्राफ, तो समझ जाना है कि वो टाइम पीरियड है। और जितना डिस्टेंस के बाद ग्राफ वैसा ही रिपीट होने लगे, तो समझ जाना कि वो क्या है, वेवलेंथ है। मिनिमम डिस्टेंस जितना के बाद रिपीट होने लगे, समझ में आया। अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है ये समझना। तो मान लो कि यहां पे बहुत सारा पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का कुछ फेज होगा ना, बोलो यार, अपने मीन पोजीशन से कुछ दूरी पर होगा कि ध्रुव चल रहा होगा, तो तुम पता करो कि कौन पार्टिकल उसी टाइम में एकदम जैसे वो चल रहा है डिट्टो ये भी चल रहा है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना वही लैम्बडा हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो तो हुआ कंसेप्ट, तुमको पकड़ना है ग्राफे से। अरे बोलो यार, ये समझ में आया कि लैम्बडा डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होगा वो एकदम एग्जैक्टली सेम जगह पर होगा अपने मीन पोजीशन से। हम ये नहीं बोले कि दोनों का मीन पोजीशन सेम है, दोनों का मीन पोजीशन के बीच में तो लैम्बडा का गैप है, बोलो यार। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर ये जितना ऊपर रहेगा अपने मीन पोजीशन से, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर है, दाहिना साइड भी रह सकता है, तो ये अगर ये अपने मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है किसी टाइम में, तो इससे लैम्बडा दूरी वाला भी 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। वो अगर राइट चल रहा होगा तो भी राइट चलेगा, वो अगर लेफ्ट चल रहा होगा तो भी लेफ्ट चलेगा, क्योंकि डिट्टो सेम फेज में आता है। तो फेज का चर्चा करेंगे हम लोग और विस्तार से आगे, लेकिन फेज का मतलब तो समझ में आ रहा है कि जी कि दो का फेज एकदम सेम है, इसका मतलब बिहेवियर डिट्टो एकदम सेम होगा। नहीं समझ में आया, बोलो यार। और टाइम पीरियड का क्या सेंस है कि एक पार्टिकल को ना तुम देख रहे हो तो अभी कुछ प्रॉपर्टी होगा इसका, मतलब कहने का सेंस क्या है कि मान लो कि अभी के समय में अभी के समय में अपने मीन पोजीशन से a/2 दूरी पर है, अब मान लो कि नीचे आ रहा है, तो फिर कितना देर के बाद वो फिर से उसी जगह पर होगा और नीचे ही आ रहा होगा, तो जो वो गैप होगा ना वही टाइम पीरियड होता है। तो ये समझने के लिए, तुम नहीं भी समझोगे तो ग्राफ को देख करके तुमको पकड़ लेना है, बोलो यार। तो अभी पूछा नहीं है, लेकिन एकदम फिक्स है, तू किसी ना किसी दिन ग्राफ ऐसे दे कर करके तुमसे पूछ सकता है कि वेव का वेलोसिटी क्या है, वेव का टाइम पीरियड क्या है, बोलो यार, वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर ये ग्राफ देगा तो देख करके पता कर लोगे कि टाइम पीरियड कितना है, और टाइम पीरियड मालूम है तो फ्रीक्वेंसी भी मालूम हो जाएगा, T=1/f, ओमेगा भी मालूम हो जाएगा 2π/, बोलो यार। ये वाला देगा तो ये समझ में आया कि ग्राफ को देख करके लैम्बडा के बारे में पता चल जाएगा, कोई दिक्कत लग रहा है। और लैम्बडा के बारे में पता चलेगा तो कुछ भी पूछ सकता है, वेव नंबर भी पूछ सकता है, तो लैम्बडा पता चल गया 2π/λ निकल जाएगा, बोलो यार। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी दिन उसको ये दोनों ग्राफ देना चाहिए और उसके बाद वेव का वेलोसिटी वो पूछ सकता है। तो ये वाला देगा तो ये देख लेना कि यहां पर कौन है, x है तो इससे लैम्बडा निकल जाएगा और इससे टाइम पीरियड निकल जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, तो f × लैम्बडा करके वेलोसिटी ऑफ वेव निकल जाएगा। तो अभी तक क्वेश्चन पूछता है उसमें केवल या तो ये देता है या तो केवल ये देता है, एक चीज पूछता है, बोलो यार। लेकिन किसी दिन उसको दोनों दे करके क्या पूछना चाहिए,
वेलोसिटी ऑफ वेव वगैरह है जो कि पूछना चाहिए। फिर इससे आगे और हम जो कि डिस्कस करेंगे, समझ रहा? एक बार फिर से फरस्तियाना नहीं है, तुमको 2-3 पॉइंट रट जाना। क्या? एक्स आई और एक्स देगा तो हमको वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। अरे एक्स का यूनिट होता है ना लेंथ टाइप का, ये इसका मतलब टी दे देगा, ये लेंथ है ना देगा, मैंने वेवलेंथ देगा। बोलो यार, कोई कंसेप्ट नहीं भी है तो याद तुम कर लेना। समझ में आ रहा? होता क्या है ना कि आप लोगों को बताते समय में हम भी उलझन में फंस जाते हैं, क्या बताएं क्या नहीं बताएं, मतलब पूरा कंसेप्ट समझाने लगे सवाल ही नहीं बना। तो तुम 2-3 को पॉइंट याद कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ टी देगा, समझ में आया? तो ग्राफ जब फिर से रिपीट करने लगेगा तो समझ जाना कि वो टाइम पीरियड होगा। समझ आ रहा है? और दोनों दे करके तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है। बोलो यार। अब फिर और चर्चा करेंगे। चलो एक एग्जांपल से बुझो तो क्लियर होगा। ऐसे करके देगा, समझना। यहाँ पे कुछ भी देगा, एक्स आई दिया, यहाँ टी दिया, और ग्राफ जो है ऐसे करके देगा, ठीक है? ये 2 है, ये 0, ये जो है 5 है, ये 8 है, इस टाइप से, ठीक है? ये दिए हुए कि सेकेंड में, और एक ग्राफ इस टाइप का देगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है कि बाहर है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्स आई, ग्राफ अच्छा से नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, बना लीजिएगा। और इसमें दिया हुआ है ये 1 है, ये 2 है, ऐसे करके दिया है, ठीक है? अब आपको ये ग्राफ दे करके क्या क्या पूछ सकता है? तो बोलेगा टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है? वेव नंबर कितना होगा, वेव वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है? सब असाइनमेंट में आपको बताना है, ठीक है? ऑप्शन में जो दिए हुए रहेगा उसके हिसाब से। तो टाइम पीरियड का बात कर रहा है, क्या इससे निकल जाएगा टाइम वाला? नहीं, उससे निकलेगा। तो ये समझना जी कि कोई जरूरी नहीं कि 0 से ही ग्राफ स्टार्ट हो। तो देखना कि मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि रिपीटेशन होगा। तो एक तो तुम ऐसे भी तेजी में ध्यान रख सकते हो कि 2 लूप को पकड़ लेना है, 1 लूप और 2 लूप। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, एक्चुअली वो डिस्टेंस नहीं है, वो टाइम इंटरवल है, तो वहां टी ना लिख रहे हैं जी। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके बीच में 6, यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड, सेकेंड में। अब समझना, यहां से अगर देखोगे यहाँ पर, तो इसके बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो भी टी ही बताएगा, लेकिन तुमको पता नहीं ना चल रहा है ग्राफ में, इसीलिए बताया था कि कहीं से भी तुमको रिपीटेशन दिख जाए तो पकड़ लेना। बोलो यार। अब ऐसे तो 2 लूप का जो होगा ना डिफरेंस वही वाला है, जो कि या तो लैम्डा होगा या तो टाइम पीरियड होगा। टाइम में टाइम पीरियड होगा, इसमें जो कि लैम्डा है। तो बोलो जी। तो टी निकल गया यहाँ से। इस ग्राफ को देखोगे तो क्या निकलेगा, लैम्डा निकलेगा। तो 2 लूप को पकड़ लो, एगो ये वाला एगो ये वाला। अभी नहीं बोलना कि आधा लूप है, वो समझ में आ रहा है ना, बात किया जाएगा। तो इसको देखो तो गैप कितना है, 2 का गैप, इसके बीच में देखो 2 ही का गैप है। कोई जरूरी नहीं कि इसी को इंडिकेट करता है, हो सकता है कि एगो इसको दे देता है, एक इसको दे देता है। तो इसके बीच में जो गैप होगा तो उतना ही इसके बीच में होगा होता ना जी। अब वैसे ही करके बना, कैसे हूं करके तुमको 2
लूप वाला जो इंटरवल है उसको पकड़ लेना। तो यहाँ पर यह समझ में आ रहा होगा कि लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 क्या सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में? अरे गैप देखो ना यार। अच्छा इसमें 1000 को लिख दिया, उससे तुमको क्या मतलब है, बोलो यार। तो टाइम पीरियड तो निकलिए गया। वेव नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वेव नंबर, बोले तो 1/λ। तो वेव नंबर 1/λ, तो लैम्डा क्या पर, या तो तुम 2 पुट करोगे तो ये पर सेंटीमीटर में आंसर आएगा, और अगर ऐसा यूनिट में पुट करना चाहते हो तो सेंटीमीटर ना है जी यहाँ पर, तो इसको क्या लिखोगे 10⁻⁻² मीटर, तो यहाँ पर मीटर होगा ना जी। तो जैसे तुम करोगे 50 पर मीटर। बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है क्या? पहले देखते जाओ। वेव वेलोसिटी कितना होगा, v का वैल्यू ओमेगा बाई के, बोलो यार। तो उससे भी तुम कर सकते हो, या यहाँ पर बेहतर क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा से कर लो, उधर से भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। या चलो करके दिखाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो इसका उल्टा होगा, लैम्डा क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, सब ऐसा यूनिट में पुट करोगे, बोलो यार। यही वाला हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। सब ऐसा यूनिट ये 3 हो गया, तो 1/300 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अरे कोई कहेगा क्या कि नहीं हम v का वैल्यू निकालेंगे किससे, ओमेगा बाई के से, तो निकालो। तो ओमेगा का वैल्यू कितना पुट कर दोगे, 2π/t, क्योंकि t का डाटा है। तो यहाँ हो गया 6, और क्या पुट करोगे 2π/λ के क्या पर, तो लैम्डा पर देखो कट करो तो अपने आ जाएगा क्या, λ/6 आएगा ना जी। अब यूनिट के साथ रखोगे तो फिर वहीं पर पहुंचोगे तुम। बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा ऐसा भी दे सकता है, समझना। एक ग्राफ दिया है आपको, एक्स आई है, अब मान लो कि यहाँ पर कुछ भी है एक्स है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, और दिया हुआ है इस टाइप से। कुछ इस टाइप से दिया है, ठीक है। वो ग्राफ बनाने में इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, एम्पलीट्यूड सब पर सेम ही रहेगा, समझे? अभी वही बनाया जाएगा। और दिया हुआ है कि इसके बीच में जो गैप है वो 10 है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि लैम्डा का वैल्यू कितना, समझ आ रहा है? तो कैसे पता करोगे, तो समझना, एक लूप और एक लूप, 2 लूप हुआ ना जी, तो इसका मतलब ये तो 1 लैम्डा के बराबर हो गया। ये समझ में आया कि ये वाला आधा लैम्डा के बराबर हो गया, ये वाला 1/4 लैम्डा के बराबर हो गया। नहीं समझ में आया? आधा लूप मतलब λ/2, आधा लूप नहीं, सॉरी, मतलब एक लूप का बात किया जा रहा है। एक लूप मतलब ऐसे नहीं समझना, ये समझना। बोलो यार, क्योंकि इसका आगे में जरूरत पड़ेगा तो कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। तो तेजी में ही निकलना चाहिए कि एक लूप जो होगा ना वो λ/2 के बराबर होगा। इसका बहुत जरूरत पड़ता है आगे जी, समझ आया? अच्छा समझना, एक वेव किसको बोलते हैं, तो इस पूरे को एक वेव बोलते हैं। एक वेव का मतलब 1 लैम्डा, बोलो यार। 2 वेव का मतलब 2 लैम्डा, समझ आ रहा है? तो ये ऊपर ऊपर ही पता होना चाहिए कि एक लूप मतलब λ/2, तो ऐसे भी कर सकते हो λ/2 λ/2 λ/2, ये वाला λ/4, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें कैसे तुम प्रोसीड करोगे, तो देख लो, λ/2 λ/2, तो लैम्डा या डायरेक्ट भी लैम्डा बोल सकते थे इसको,
ये वाला भी हो गया लैम्डा बाई 2 और उसका लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, यही ना हो गया जी लेंथ। अब वो किसके बराबर है? 10 मीटर के, 10 यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर। अगर ऐसा यूनिट में करना है तो सेंटीमीटर में बदल देना, नहीं तो आप लिखिएगा यूनिट, ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ से कर लीजिएगा। यार देखो यहाँ 2 करोगे, यहाँ 2 करोगे तो 4 हो गया, यहाँ 4 करोगे 4 करोगे तो 4 2 6 1 7 हुआ ना जी। 7 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। या तो ऐसा यूनिट में करोगे नहीं तो यूनिट को लिखोगे तो क्या हो गया 40 बाई 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत लग रहा है? उसी ढंग से टाइम वाला भी बात कर सकता था। तो टाइम वाला में क्या हो जाएगा कि एक लूप को देखोगे तो वो t/2 के बराबर होगा। बोलो यार, एक वेव कितना में अटेगा? लैम्डा में कि लैम्डा बाई 2 में? लैम्डा में। ये बात समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत लग रहा है आपको? फिर आगे हम लोग और चर्चा करते हैं। ये सब बेसिक चीज है, लेकिन लेवल 1 में यही सब जानना है। बोलो यार, एकदम बेसिक चीज है लेकिन जानना है। लेवल 1 में बहुत संभाल के पढ़ाना पड़ता है ताकि आपसे क्वेश्चन बने। अदरवाइज तो अगर ये रहेगा कि भाई हम सब कुछ बता दिए, तुमसे बनेगा चाहे नहीं बनेगा, भान में जाए तो फिर क्या है कि आदमी पढ़ते रहेगा। एग्जाम के बाद आएगा कि अगर देखो सब कुछ हम पढ़े गए थे, तुमसे नहीं बना, तुम जानो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस वे में पढ़ाए ना कि थोड़ा सा कुछ चीज को छुपाना भी पड़े तो छुपा कर कर करके आपसे सवाल बनवा दिया जाए। कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं लग रहा है? अब समझिएगा। अब ये बता दे, चलो अब ये बताते हैं। सुन लो सुन लो, इक्वेशन दिए हुए रहेगा a sin ओमेगा टी प्लस माइनस तो तुम समझ ही रहे हो, कुछ ना कुछ होगा। बोलो यार, माइनस kx प्लस फाइव, ये प्लस माइनस ओमेगा टी सब कुछ हो रहेगा, या तो प्लस रहेगा तो माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए जी। ये इनिशियल फेज कहलाता है एट ऑरिजिन का। इनिशियल t इक्वल टू 0, एट ऑरिजिन तो x इक्वल टू 0, तो ये खत्म हो जाएगा। फेज ये कहलाता, देखो प्लस साइन रहेगा, प्लस साइन रहेगा तब ये हमारा क्या कहलाता है? फेज। तो एसएम में ही पढ़ाया गया, तो ये कहलाता है फेज। ये क्या कहलाएगा? तो इनिशियल टाइम में एट ऑरिजिन, तो इनिशियल टाइम में t इक्वल टू 0, ऑरिजिन बोले तो x इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गए, तो फेज बराबर हो गया कि नहीं फाई के। ये केवल ऐसे ही बता दिया जा रहा है कि इनिशियल फेज एट ऑरिजिन का मतलब हो गया फाई। इस इक्वेशन में ऐसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? फेज डिफरेंस करते हैं ना जी। बोलो यार, तो यहाँ पर हम अभी तत्काल ऐसे नहीं तो करते हैं। हम लोग फाई से हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फेज डिफरेंस को। बोलो जी, वो कंसेप्ट कहां से आया? तो वो कंसेप्ट आया कि एक इक्वेशन लेते हैं a sin ओमेगा t, और एक इक्वेशन लेते हैं a sin ओमेगा t प्लस फाई, तो दोनों में फेज डिफरेंस फाई का आता है, तो हैबिट लगाता है कि फेज डिफरेंस फाई फाई फाई। अरे बोलो यार, खैर राइट। ये इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का है ना, तो पहले तो आपको फेज डिफरेंस के बारे में पढ़ना है। फेज डिफरेंस में भी दो चीज होगा, सुनना आराम से। एक क्या होगा कि आपको दो गो इक्वेशन दे देगा, तब तो कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे फेजर बताए हैं ना एसएम में, वैसे ही यहाँ भी डील कर ले। बोलो यार, दो इक्वेशन दे देगा तो फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो ऐसे नहीं निकालेंगे जैसे एसएम में कैलकुलेट करने के लिए बताया गया है। बोलो जी, वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे फेजर पर। एक इक्वेशन जब देगा तब अगर कहेगा फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसका क्या मीनिंग होता है ये सुन लो, खाली नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला रट जाना। ये बोल क्या रहा है कि ये मीडियम है, इसमें ढेर सारा पार्टिकल क्या हो रहा होगा? अपने जगह पर ऑसिलेट कर रहा होगा।
तो आपको बोलेगा ना कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर, मैंने टाइम फिक्स कर दिया है, तो उस समय में ये वाला पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जितना दूरी पर होगा तुम श्योर हो कि ये भी उतना ही दूरी पर होगा? नहीं होगा। टाइम फिक्स कर दिया गया, बोलो यार। तो ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कुछ दूरी पर होगा, और ये भी पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कुछ दूरी पर होगा, किधर चल रहा होगा, तो उस दोनों पार्टिकल में फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। तो मान लेते हैं कि मीडियम के तरफ से देखने पर इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है। अरे इस पार्टिकल को और इस पार्टिकल को किसी पार्टिकुलर टाइम पर तुम देख रहे हो, ठीक है? तो इस दोनों में फेज डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? तो कितना होगा फेज डिफरेंस? तो फॉर्मूला याद रखिएगा कि के डेल्टा एक्स के बराबर होता है। आता इसी से, लेकिन मत जानो एक्चुअली में ओमेगा की या फाइनेंस कट जाता है, केवल वही वाला बचा हुआ रहता है। इसको कैसे क्वेश्चन पूछेगा समझना, बोलेगा कि दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कुछ भी देगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो इस दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? यहाँ दो वेव गुजर रहा है, वेव एक के गुजरेगा, लेकिन पार्टिकल है जो कि दो गो है, जो अपने मीन पोजीशन से अलग अलग डिस्टेंस पर होगा, अलग अलग वेलोसिटी में मूव करता हुआ होगा, तो फेज डिफरेंस होगा ना दो पार्टिकल के बीच में जी। बोलो यार, तो कितना होगा? तो इसको लगा दोगे, तुम्हारे मुंह से ताक सा निकल जाना चाहिए कि फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स या ओमेगा डेल्टा टी होता है। नहीं भी पता रहेगा ना कुछ चीज, तो तुम पुट करोगे तो आंसर चल आएगा। हम खाली फीलिंग दे रहे थे कि जब हाई का वैल्यू के डेल्टा एक्स बोलेगा, इसका मतलब टाइम को बदल नहीं रहा है, तो इसका मतलब मीडियम के दो पार्टिकल के बीच में वो चर्चा कर रहा है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, ऊपर से ही सोच के बताना, अगर दो पार्टिकल के बीच में लैम्डा का डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, तो बताइए तो फेज डिफरेंस होगा उन दोनों में? नहीं होगा, क्योंकि अभी ना बताया कि लैम्डा का मतलब होता है कि सेम फेज में, तो वो यहां से आ जाएगा, वो हम बताएंगे। हवाना नहीं। अब ऐसा भी हो सकता है, समझना, अब नहीं भी समझोगे तो सवाल बन जाएगा। अब क्या किया गया है ना कि एक्स को क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। मतलब समझे क्या है? ढेर सारा पार्टिकल स्टेम कर रहा है, लेकिन हमको सब से नहीं मतलब है, किसी एक पार्टिकल के स्टेम से मतलब रह गया। ग्राफ बताए थे ना जी ये वाला। तो इसमें क्या होगा कि किसी टाइम पर पार्टिकल का कुछ फेज होगा, फिर टाइम बदलेगा तो पार्टिकल का फेज वही रह जाएगा कि बदलेगा? बदलेगा। तो बोलेगा कि इतना टाइम इंटरवल के बाद बताओ कितना से फेज चेंज होगा। समझ आ रहा है? इसमें समझ एक के पार्टिकल को देख रहा है वो। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर हाई का वैल्यू किसके बराबर होगा? ओमेगा डेल्टा टी के। बड़ा आसानी से तुम पकड़ ले सकते हो। हाई का दो फॉर्मूला, मैंने फेज डिफरेंस का दो फॉर्मूला, कौन कौन? या तो के डेल्टा एक्स या ओमेगा डेल्टा टी। तो ओमेगा डेल्टा टी का चर्चा करेगा तो एक्स के बारे में कुछ बोला नहीं बोला। इसका मतलब किसी पार्टिकुलर एक्स पर यू एक को पार्टिकल को देख रहा है। और अगर जो के डेल्टा एक्स का चर्चा किया था, डेल्टा एक्स का मतलब है हुआ कि मीडियम में डिस्टेंस का बात कर रहा। बोलो यार। तो इसमें टाइम को फिक्स किया होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, एक बात जरा सोचना, एसएम में दो पार्टिकल को देखने का सुविधा था क्या? केवल एक पार्टिकल को देखते थे, इसलिए एसएम में केवल ये वाला लगता था ओमेगा डेल्टा टी, वहां पर के डेल्टा एक्स नहीं लगता था। तो एसएम वाला में फेज डिफरेंस को तो फेजर डायग्राम से बताया जाता है जी। एक और बताया था, याद है? एक मेथड की ओमेगा डेल्टा टी भी हो जाता है फेज डिफरेंस। ये वाला चर्चा किया जा सकता था एसएम में, क्योंकि एसएम में तुम एक पार्टिकल को देखते हो, एक से ज्यादा को नहीं देखते हो। ये वाला तो एक से ज्यादा को देखने का कहानी नहीं समझ में आया। बोलो यार, नहीं भी समझ में आएगा तो सवाल तो बनना ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा फीलिंग आ जाए तो बेहतर है। मैंने क्वेश्चन पढ़ो ना तो थोड़ा सा दिखे, नहीं भी दिखे तो कोई बात नहीं।
तो यहाँ पर हम समझा दिए, लेकिन अगर दिमाग नहीं भी काम करे तो यही ध्यान रखना कि अगर टी को छोड़े हुए है, एक्स और एक्स आई का चर्चा कर रहा है, जिसका मतलब टी को फिक्स कर दिया, और टाइम फिक्स होने का मतलब क्या है, एक के पार्टिकल को टाइम फिक्स करके देख रहा है, तो तू जैसे वैसे ना दिखेगा जी। तो टाइम फिक्स किया, इसका मतलब ढेर सारे पार्टिकल को देख रहा हो, और एक्स फिक्स किया तो एक पार्टिकल को देख रहा है, तो ढेर सारे टाइम में देख रहा होगा। बात समझ में आ रहा होगा, पता चल रहा है ना आपको? बोलो यार। तो आपको बोला है कि मीडियम के पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जो है वो लैम्बडा के बराबर है। दूसरा बार में बोला है 3 लैम्बडा, या ऐसे करते हैं, लैम्बडा बाई 2 के बराबर है। तीसरे केस में बोलते हैं 2 लैम्बडा के बराबर है। चौथे केस में कुछ और 5 लैम्बडा बाई 4 के बराबर है। ठीक है, ये क्या बोला है, इसको फील कर रहे हो, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्बडा, इसका क्या फीलिंग आया बताओ तो? जो दो पार्टिकल के बीच को देख रहे हो उसके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा। बोलो यार। तो कैलकुलेट करते हैं फेज डिफरेंस। तो बिना कंसेप्ट लगाए भी हम लोग यही यूज करें, क्योंकि ये तो लगा ही नहीं सकते ओमेगा डेल्टा। बोलो जी। तो k का वैल्यू तो पहले लिख देते हैं, k डेल्टा x। तो k का वैल्यू कितना हो गया, ये वाला लैम्बडा, तो कितना हो गया 2 पाई। बोले तो 360 डिग्री। तो 0 डिग्री या 360 डिग्री फेज के हिसाब से सेम है ना हुआ जी। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि 360 डिग्री फेज डिफरेंस को हम लोग 0 फेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं, या सेम फेज में भी बोल सकते हैं। बोलो। तो ये सब में बताया जाता है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? सेकेंड में फिर से फेज डिफरेंस का चर्चा करोगे तो कितना होगा? बोलो। k और डेल्टा x कितना हो गया? पाई का फेज डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? पाई का फेज डिफरेंस का फिजिकल मीनिंग क्या है कि दोनों पार्टिकल एकदम एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर होगा अपने मीन पोजीशन से, बस केवल उल्टा डायरेक्शन में चलते रहेगा। यही होता है 180 डिग्री का फिजिकल मीनिंग। बोलो यार। तो तुम देख सकते हो कितना डिस्टेंस था, देखो तो लैम्बडा बाई 2। इस जगह पर देखोगे और इस जगह पर देखोगे, नहीं लग रहा है कि हाफ माने हाफ लूप हो गया, तो लैम्बडा बाई 4 लैम्बडा बाई 4, तो इसके बीच में लैम्बडा बाई 2 का गैप हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम देख लो, पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर है, तो यहां भी पार्टिकल एम्पलीट्यूड पर है, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में चलेगा, ये ऐसे चलेगा कि ये ऐसे चलेगा। अरे ऐसे बता रहे हैं, उतना सोचना तो नहीं रहता है। तुमको सीधे दे देगा कि दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस इतना है, बताओ फेज डिफरेंस कितना है, तो तुम लेफ्ट के डेल्टा एक्स मारोगे, डील कर लोगे। वो तो हम ऐसे ही केवल बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई कुछ कहानी चल रहा है। अच्छा, 2 लैम्बडा को तुम फिजिकली फील करना, डिस्टेंस 2 लैम्बडा, तो एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ, डिस्टेंस 2 लैम्बडा है। ये समझ में आ रहा है कि इससे लैम्बडा दूरी पर देखेंगे तो एकदम वही वाला फेज होगा, और इससे लैम्बडा पर देखेंगे तो एकदम वही फेज होगा। तो एक तो ऊपर से तुम बता दे सकते हो कि n लैम्बडा दूरी पर तुम देखोगे तो सेम फेज होगा। तो इसमें भी तुम कर करके देखो, फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, k और डेल्टा x होगा ना जी। बोलो यार। एक कटपुट टाइप का लगने लगा है लैम्बडा। तो यहां से कितना आ गया 4 पाई। बोले तो 720 डिग्री, तो 720 डिग्री भी वही ना, यहां से चले 360 और फिर 360, तो वही ना पहुंचे हुए हो। तो ये भ्रम क्रिएट कर रहा है कि फेज डिफरेंस कुछ है, ओवरऑल एक तरह देखो तो सेम है फेज में। समझ में आ रहा है? बोलो यार। वैसे ही इसका भी तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे।
फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा के, ये हो जाएगा कितना लैम्डा बाई 4, तो कैंसिल होगा अच्छा 5 लैम्डा बाई 4, तो जो भी होगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, कितना होगा 5 पाई बाई 2। इसको थोड़ा सा फिर करना, तो यहाँ पर तुम पुट करो 360 करोगे ना, सॉरी 180 करोगे तो हो गया 90, 90 बोले तो 450 डिग्री, तो 450 को तुम समझ रहे होगे कि 360 के बाद फिर जितना घूमेगा, ये समझ में आया कि ओवरऑल घुमा फिरा के ये यही वाला हो गया। अरे 450 है ना जी, तो 360 से घूमे समझो कोई बेकार हो गया एक तरह से, तो अब केवल इतना घूमे। तो बोल सकते हो तुम ये भी कि इतना दूरी पर रहेगा तो फेज डिफरेंस कितना का होगा, तो 90 डिग्री का। 450 तो तुम बोलोगे ही, लेकिन ऑप्शन में 450 नहीं देगा, तो ये इससे पकड़ोगे, कैसे पकड़ेगा 360 जैसे ज्यादा रहेगा, तुम घूम करके 360 घटा करके उसको पकड़ोगे। अरे बोलो यार 90 डिग्री का क्या होता है फेज डिफरेंस का फिजिकल मीनिंग रटवाए थे कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस जब भी रहेगा ना, इसका मतलब होता है कि एक अपने मिनिमम पर रहेगा तो दूसरा अपने मैक्सिमम पर रहेगा। बोलो यार, तो तुम देख सकते हो, ऐसे तुम देख लो यहाँ पर भी ये वाला और ये वाला देखो, इसके बीच में लैम्डा बाई 4 है ना, तो लैम्डा बाई 4 में भी तुम देखना कि 90 डिग्री का ही आएगा, तो एक मैक्सिमम पर है तो एक मिनिमम पर है। फिर इस दोनों में भी देखोगे तो वही कहानी चलेगा। है छोड़ो, उसका मतलब है ये हम केवल ऐसे ही फीलिंग दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है केवल कि फेज डिफरेंस का दो फॉर्मूला होगा, एक के डेल्टा एक्स, जैसी डेल्टा एक्स आ गया इसका मतलब मीडियम के दो पार्टिकल के बारे में चर्चा कर रहा है। बोलो यार, और एक होगा ओमेगा डेल्टा टी, तो यहाँ पर एक्स का चर्चा नहीं किया, इसका मतलब एक पार्टिकुलर पार्टिकल को देख रहा, तो उसमें कैसे देगा, यहाँ देखना, उसमें देगा कि एक पार्टिकल है तो 2 सेकंड में कितना फेज इसका बदलेगा, तो उसका टाइम पीरियड वगैरह दे रहेगा तो ओमेगा निकल जाएगा। यहाँ डेल्टा टी की जगह 2 मार दोगे तो जो आएगा फेज डिफरेंस वो दो पार्टिकल के बीच का होगा, नहीं एक ही पार्टिकल का फेज 2 सेकंड में कितना से चेंज हुआ। समझ में आ रहा है यहाँ? और बाकी अगर 1 मिनट में बोला जाए, जैसे मान लो क्रैश कोर्स पढ़ाएगा बच्चा को, ठीक है कि भाई इतना जान लो सवाल बन जाएगा, तो क्या बताया जाएगा वो हम बोलने जा रहे हैं। उससे पहले यही बोल रहे हैं कि फाइनली जो अभी बोलेंगे वही याद रहना चाहिए, लेकिन कंसेप्चुअली समझा रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि थ्योरी में लपेट ले। याद क्या रखना है, एक्स आई और एक्स देगा, तो 2 लूप को देखोगे तो लैम्डा होगा उसका डिस्टेंस, एक लूप को देखो लैम्डा बाई 2, एक लूप लैम्डा बाई 2, एक लूप लैम्डा बाई 2, ये तेजी से उसमें निकलना चाहिए, क्योंकि ऑर्गन पाइप वगैरह पढ़ाएंगे तो इसका बड़ा जरूरत पड़ता है। और अगर एक्स आई या टी देगा तो समझिए ये होगा कि 2 लूप के बीच का जो गैप होगा वो टाइम पीरियड देगा, यहाँ टी रहेगा तो टाइम वाला देगा, यहाँ एक्स रहेगा या बाई रहेगा या जेड रहेगा तो लेंथ वाला देगा। समझ आ रहा है? बस इतना ही इसमें सिखाना, और बाकी तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि 2 लूप का एकदम नापिए का देगा, हो सकता है ज्यादा का देगा तो आपको पकड़ना रहेगा कि कैसे करना है, तो ये वाला होगा। एकदम फीलिंग आना चाहिए देख के, एक्स है ना तो ये लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 है, लैम्डा बाई 2 है, किसी एक का बात करेगा इतना कर तो वो लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। बोलो यार, तो फीलिंग आना चाहिए ये बात, ठीक है। और फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है, तो के डेल्टा एक्स और ओमेगा डेल्टा टी के बराबर। बोलो यार, तो ये क्या लग रहा है क्या? एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो डेल्टा एक्स दे दे आपके हाथ में, कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि वेव चल रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको टाइम कुछ लग गया, 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ भी लग गया, ठीक है। तो बताइए इस दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो तुम किसी ढंग से डील कर सकते हो। अगर जो तुमको यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम दे दिया, बोलो यार, तो ओमेगा डेल्टा टी वाला से भी बनाओगे तो डेल्टा टी मालूम हो गया यहाँ से यहाँ का, अब ओमेगा पता रहेगा ना तो कैलकुलेट करोगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। या एक उपाय और है कि यहाँ से यहाँ आने का टाइम दे दिया
से में आ जाएगा। एक्चुअली क्या होगा ये समझना, ध्यान रखना जी। मान लो कि तुमको बोल दिया कि इस जगह से इस जगह तक वेव को जाने में कितना टाइम लगा, मान लो कि डेल्टा टी टाइम लग गया वेव को एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ वेव कुछ है, ठीक है, तो आपको बोलेगा कि बताइए फेज डिफरेंस कितना होगा। तो कई तरीका है, कई तरीका नहीं है, मैंने दो तरीका है। एक तरीका क्या है कि वेलोसिटी ऑफ वेव आपको मालूम ना है जी, तो डेल्टा टी दे दिया तो इस दोनों के बीच में डेल्टा एक्स पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो फेज डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, के, अरे होगा कि नहीं, इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा, वी डेल्टा टी, बोलो यार। तो फेज डिफरेंस अपना आया ना जी, आप समझते ना। इसको तो ऐसे कर दो, देखो हम प्रूव कर देते हैं कि यहीं से ये वाला चलाएगा। तो ये बराबर हो गया किसके, 2 पाई बाय लैम्डा, और v का वैल्यू लिखा जा सकता है कि नहीं, f इंटू लैम्डा इंटू डेल्टा टी, बोलो यार। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा कि नहीं होगा, होगा। और 2 पाई f को ओमेगा लिख सकते हो, तो ये ओमेगा डेल्टा टी के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो कुछ नहीं भी पता रहेगा तब भी तुम सवाल को डील कर सकते हो। डेल्टा टी दिया तो पहले ये लगाएंगे, बोलो यार। डेल्टा एक्स दिया तो ये वाला लगाएंगे, लेकिन दो पार्टिकल का चर्चा कर रहा है। अब डेल्टा टी का डाटा दिया तब इससे भी आ जाएगा, या डेल्टा टी के हिसाब से तुम डेल्टा एक्स निकाल करके भी डील कर सकते हो, बोलो यार। अच्छा, एक पार्टिकल के बारे में पूछेगा तो डेल्टा एक्स निकालने का प्रयास करोगे, नहीं करोगे। डेल्टा टी तुमको मालूम रहेगा तो ये आ जाएगा ओमेगा डेल्टा टी, कोई दिक्कत लग रहा है। और ज्यादा प्रश्न याद है, हम बोल रहे हैं कि फेज डिफरेंस पूछेगा ना तो जो डाटा देगा वही वाला फॉर्मूला मार देना, समझ आ रहा है कि नहीं। दो के बीच में पूछेगा तो तुमको ये बताया गया, लेकिन ये भी मार दोगे तो आंसर चला आएगा अगर डेल्टा टी का डाटा देगा तो, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज को एकदम ऊपर ही फील करना जी। इधर देखो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुज फेज इज सेम, तो वो लैम्डा के बराबर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है, ये हम प्रोग्रेसिव में बता रहे हैं, स्टैंडिंग में कुछ और कहानी चलता है, ये हम प्रोग्रेसिव का बता रहे हैं। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुज फेज इज सेम क्या होगा, लैम्डा। 2 लैम्डा पर भी हो जाएगा, लेकिन मिनिमम नहीं ना हुआ। ये ऊपर से याद रखना कि डिस्टेंस लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो या 4 लैम्डा हो, समझ आ रहा है। n लैम्डा होगा तो फेज सेम होगा, रीजन 1 लैम्डा वाला जो डिस्टेंस होगा तो ये दोनों का फेज सेम है। फिर यहां से 1 लैम्डा होगा तो ये दोनों का फेज सेम है, इसका मतलब ये दोनों का भी फेज सेम है। तो ये ऊपर से ही याद रहना चाहिए कि लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, ऐसे n इंटू लैम्डा अगर रहेगा डिस्टेंस तो फेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, ये हम किसका चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव का। स्टैंडिंग में कुछ और बताएंगे, बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है। और ये भी ऊपर याद रखना कि लैम्डा बाई 2 का गैप रहेगा, लैम्डा बाई 2 का, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, मतलब डिट्टो उल्टा वाला सेंस। 2 नहीं 3 का, 3 फेज को ना पूरा एकदम फील करना होता है, तो वेव वगैरह में हर चीज दिखेगा। एक क्या हुआ, 0 डिग्री फेज डिफरेंस, या बोलो सेम फेज 0 360 एक क्या हो गया, समझ आया। तो सेम फेज का मतलब क्या हुआ, अपने मीन पोजीशन से उतना ही दूरी पर होगा, उसी डायरेक्शन में चलता हुआ होगा। अगर दोनों सबका एम्पलीट्यूड सेम है तब का बात किया जा रहा है, और सबका एम्पलीट्यूड सेम है ना जी, तो सेम फेज में इसका मतलब दोनों पार्टिकल क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, ऊपर जा रहा तो दोनों ऊपर में होगा। अरे बोलो यार, a/2 पर एक हो तो वो भी a/2 ये पर होगा, समझ आ रहा है ना। अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो एक अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो दूसरा भी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, और उधरे वाला एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। ये 0 डिग्री का कहानी, बोलो। अब 180 डिग्री का क्या है कि एकदम उल्टा, एक अपने इस एक्सट्रीम पर रहेगा तो दूसरा अपने इस एक्सट्रीम पर रहेगा। एक उधर खींचना चाहेगा तो दूसरा उधर खींचना चाहेगा। 180 डिग्री का मतलब उल्टा होता है। ये नॉर्मल लाइफ में भी बोला जाता है कि दो उल्टा टाइप का रहेगा तो क्या है, दोनों में 180 डिग्री का चल रहा है। एक्चुअली समझ में आ रहा है कि नेचर उल्टा है, एकदम समझ आ रहा है ना, क्योंकि आगे सुपरपोजिशन वगैरह में ये काम आता है। लेकिन इस पार्टिकल को एक वेव
कुछ ढंग से डिस्टर्ब करना चाह रहा है, दूसरा वेव भी जो है वो डिस्टर्ब करना चाह रहा है, और उस दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर ऊपर खींचेगा दूसरा नीचे खींचेगा। अब अगर जीरो फेज डिफरेंस है, इसका मतलब हुआ कि एक ऊपर खींच रहा है तो दूसरा भी ऊपर खींचेगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये फीलिंग रहना चाहिए जीरो का भी और 180 का भी। एक और ऐसे ही नॉलेज के लिए फीलिंग रहना चाहिए, ये नहीं भी गलत काम चला रहा है कि नॉलेज के लिए फीलिंग रहना चाहिए कि जब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है तो मैग्नीट्यूड वाइज एक अगर मैक्सिमम है तो दूसरा मैग्नीट्यूड वाइज मिनिमम है। मतलब एक पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर रहेगा तो दूसरा अपने मीन पोजीशन पर रहेगा, एक अपने मीन पोजीशन पर रहेगा तो दूसरा एक्सट्रीम पर रहेगा। एक्सट्रीम का मतलब वो प्लस से माइनस से कहीं भी रहेगा। समझ में आया ना? बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये सब चर्चा मेस्टर में भी किए थे, लेकिन हो सकता है किसी बच्चा को छूटा हुआ होगा तो एक बार दोबारा ये बात हम बोल दे रहे। कोई दिक्कत लग रहा है? याद रखोगे ना वेव में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? लैम्डा। बोलो यार, सेम फेज के लिए कम डिस्टेंस रहेगा लैम्डा से तो फेज सेम नहीं होगा। प्रोग्रेसिव में बाकी तो हम आपको बताएंगे वहां पे स्टैंडिंग में बताएंगे कि पूरा लूप का लूप पे होता है जो कि सेम फेज में रह जाता है, तो वो तो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है।